2016 में लॉन्च होने वाला यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन जाएगा, ये शायद ही कभी किसी ने सोचा था। यूपीआई की जबरदस्त कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 के फर्स्ट हाफ में यूपीआई की टोटल 43 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। यानी आज इंडिया में हर महीने एवरेज 7 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई की मदद से हो रही हैं। वहीं 2022 की टोटल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो वो थी 74 बिलियंस। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि ये दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट को हैरान कर सकते हैं, वो भी जब ये सब एक डेवलपिंग कंट्री में हुआ हो जहाँ की 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती हो। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो तब खाली पर्स या खाली जेब लेकर मार्केट में जाना वैसा ही था जैसे बिना पासबुक के बैंक में जाना। लेकिन आज अगर आपके पास मोबाइल है और आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको ना ही बैंक या एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत है और ना ही अपने साथ पर्स या वॉलेट लेने की। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीआई की जबरदस्त कामयाबी का आखिर राज क्या है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट की इस कामयाबी के राज को समझने के लिए हमें आज से लगभग 30 से 35 साल पीछे जाना होगा। देखो 1991 तक इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी थी जहां सिर्फ गवर्नमेंट ही पॉलिसी मेकर थी और डिसीजन टेकर भी। यानी गवर्नमेंट हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती थी क्योंकि उस वक्त तक इंडियन इकोनॉमी पे सोशलिज्म का काफी असर देखने को मिलता था। लेकिन ये सोशलिज्म का ख्वाब उस वक्त टूटना शुरू हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट अपनी क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बैंकरप्ट होने जा रही थी। इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए इंडिया को अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा और ये करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए जिनको एलपीजी रिफॉर्म भी कहा जाता है। इन रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी कामयाबी थी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एफडीआई को इंडियन मार्केट में इंसर्ट करना। और इस तरह 1991 में जो एफडीआई सिर्फ 132 मिलियन डॉलर्स थी वो 1995 यानी सिर्फ 4 सालों में 50 टाइम्स इंक्रीज होकर 5.3 बिलियन डॉलर्स हो गई। और इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन जीडीपी में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। 1991 में इंडियन जीडीपी थी 270 बिलियन डॉलर्स जो कि 2000 में इसका डबल यानी 500 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। और अगले 6 सालों में यानी 2006 तक आते आते इंडियन जीडीपी 1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन जहां एक तरफ ये सडन ग्रोथ ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा था, वहीं ऑन द ग्राउंड इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियन इकोनॉमी का के शेप ग्रोथ। जहां अमीर और रिसोर्सफुल लोग और ज्यादा अमीर हो रहे थे वहीं पहले से गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे थे। यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होने के बजाय बढ़ रही थी। अब गवर्नमेंट के लिए एक नया चैलेंज था इस बढ़ती हुई इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रोकना, जिसके लिए जरूरत थी कुछ ऐसे स्टेप्स की जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को और ज्यादा गरीब होने से बचाएं। गवर्नमेंट ने इस इशू को एड्रेस करते हुए बहुत सारे स्टेप्स लिए जिनमें सबसे अहम स्टेप था एमजी नरेगा स्कीम को लॉन्च करना जो कि एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था फॉर द रूरल पॉपुलेशन। मिडिलमैन की करप्शन से बचने और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट गरीब जनता को हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस एक्ट के तहत जो भी काम करेगा उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगी। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था जेंडर बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके मेल और फीमेल दोनों एक साथ काम करें और अपनी पेमेंट डायरेक्ट अपने अकाउंट में रिसीव करें। और यहाँ से शुरू होता है इंडिया का असली डिजिटल पेमेंट का सफर। न्यू एम्प्लॉयमेंट एक्ट की पेमेंट रिसीव करने के लिए रूरल पॉपुलेशन को जरूरत थी एक बैंक अकाउंट की, लेकिन 2009 तक इंडिया में सिर्फ 20% लोगों के पास बैंक अकाउंट्स थे। यानी गवर्नमेंट और बैंक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बैंक अकाउंट कैसे इशू किए जाएं जिनके पास कोई यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं थी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2009 में गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जो आगे चल के एक मेन सोर्स ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ एवरीवन बन गया। यानी अब आपको पेमेंट लेने के लिए जरूरत थी एक बैंक अकाउंट की और बैंक अकाउंट खोलने के लिए जरूरत थी आधार कार्ड की। आधार कार्ड के आने के साथ ही डिजिटल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। वहीं गवर्नमेंट ने एनपीसीआई के साथ मिलके आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी मदद से पहली बार फास्ट और रियल टाइम पेमेंट्स होने लगी। यानी अब आप बिना बैंक में गए अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल की मदद से भी किसी को भी रियल टाइम में पैसे भेज सकते थे। आईएमपीएस फास्ट तो था लेकिन इसका ग्रोथ काफी स्लो था और खासकर वो एरियाज जहां इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज नहीं थी वहां ये चीज बेकार थी।
इसी दौरान दूसरे बहुत सारे डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस भी मार्केट में आना शुरू हो चुके थे, जैसे पेटीएम, फोन पे एंड ऑल, जो कि IMPS के मुकाबले में काफी इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली थे। लेकिन बैंकिंग सिक्योरिटी और प्राइवेसी को माइंड में रखते हुए किसी किस्म का बैंकिंग कंट्रोल इनको देना गवर्नमेंट के लिए काफी रिस्की था। तब गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जिससे बैंकिंग प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे और इन प्राइवेट डिजिटल पेमेंट्स एप्स को भी यूज में लाया जा सके। और इस तरह 2016 में NPCI ने UPI को लॉन्च किया। IMPS जहां सिर्फ बैंक एप्स तक लिमिटेड था, वहीं UPI बैंक एप्स के अलावा दूसरे डिजिटल पेमेंट वॉलेट्स और एप्स को भी सपोर्ट करता था। UPI रेवोल्यूशन एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जिसकी सक्सेस के पीछे जहां गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स और कंपनीज का रोल है, वहीं आम जनता ने जिस तरह इसको सपोर्ट किया वो सबसे अहम है। UPI का लॉन्च होना, बैंक्स और दूसरी एप्स का उसको सपोर्ट करना या मेट्रो सिटी में इसका यूज होना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब तो दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा था, बल्कि चाइना में अलीपे, जो कि वहाँ कैशलेस पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, 2004 में लॉन्च किया गया था। लेकिन UPI की जो यूनिकनेस है वो है इसका लीनियर ग्रोथ, जो कि इसको दुनिया में वन ऑफ द टॉप डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाता है। इंडिया में और खासकर रूरल इंडिया में इसके इस ग्रोथ और डेवलपमेंट का सारा क्रेडिट जाता है जियो को। जी हाँ, 2016 में जहां UPI लॉन्च हुआ, वहीं उसी साल जियो के आने से पूरे इंडिया को अनलिमिटेड फ्री डेटा मिलना शुरू हुआ। और देखते ही देखते इंडिया के वो लोग भी इंटरनेट से जुड़ने लगे जिन्होंने कभी इंटरनेट का नाम तक भी नहीं सुना था। जब कोई चीज फ्री में बट रही हो तो वो इंसान भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर लेने लगता है, जिसको उसकी दूर दूर तक जरूरत नहीं होती। और ऐसा ही कुछ किया इंडियन पब्लिक ने जियो के आने के बाद। जिस घर में अभी तक एक भी मोबाइल फोन नहीं था, अब वहां घर के हर एक मेंबर, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, हर इंसान के पास मोबाइल फोन पहुंच गया। और पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी UPI सपोर्टिंग ऐप भी इन मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंच गई। लेकिन अभी तक UPI को लोग एज ए सेकेंडरी ऑप्शन ही यूज कर रहे थे, यानी अभी तक कैश को ही यूज करना पसंद किया जाता था। लेकिन फिर गवर्नमेंट को लगा कि इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और फाइनली 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने एक्सेलरेटर पर पाँव रख दिया और डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से कैश ट्रांजैक्शन कुछ मंथ्स के लिए बिल्कुल रुक गई। और इस तरह आने वाले एक साल में UPI को सेकेंडरी ऑप्शन से प्राइमरी ऑप्शन बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। UPI के फास्ट ग्रोथ को एक और बूस्ट तब मिला जब कोविड लॉकडाउन के दौरान बैंक्स पूरी तरह से बंद हो गए और लगभग सारे कारोबार और लेन देन ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए। NPCI के डेटा के मुताबिक UPI ट्रांजैक्शन में लॉकडाउन की वजह से 3 गुना इंक्रीज देखने को मिला। अप्रैल 2020 में टोटल ट्रांजैक्शन 999 मिलियन थी, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 2732 मिलियन तक पहुंच गई थी। इंडिया में आज गांव से लेकर मेट्रो सिटी, शॉपिंग मॉल से लेकर रेडी वाला, डायमंड सेलर से लेकर फ्रूट सेलर, आईफोन स्टोर से लेकर कुल्फी वाला तक हर कोई UPI ही यूज कर रहा है। 2023 के फर्स्ट हाफ में यानी जून तक 43.22 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 83.4 ट्रिलियन बनती है। और अगर इसी स्पीड के साथ ग्रोथ होता रहा तो NPCI के एक एस्टीमेट के मुताबिक 2026-27 में हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस UPI की मदद से हुआ करेंगी। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जो इंडिया के UPI को अडॉप्ट करने जा रहे हैं और किस तरह इंडिया फ्यूचर में UPI की मदद से अपने सॉफ्ट पावर को बूस्ट अप कर सकता है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।